एक महिला जिसकी उम्र लगभग 45-48 के आसपास थी, दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। उसका जो पति था, उसका अपना एक निजी मोबाइल शॉप था। इसी की दुकान पर एक लड़का काम करता था, जिसका नाम आशीष था। दोस्तों, आशीष मोबाइल की दुकान पर भी काम करता और ज़रूरत पड़ जाती, तो उसके घर का भी काम कर देता। एक दिन अचानक उसकी पत्नी को कहीं जाना था और जो उसका पति था, आशीष से कहता है कि एक काम करो, मैडम को मार्केट जाना है, मेरी बाइक ले लो और जेकर ले जा कर के इसको मार्केट से जो भी ज़रूरी सामान है, खरीदवा लाओ। दोस्तों, आशीष उसकी पत्नी को लेकर के मार्केट जाता है। वो उसके बाइक पर दोनों तरफ पैर करके बैठ जाती है और बैठने के बाद उसको अपनी ओर खूब ज़ोर से खींच करके पकड़ लेती है, खींच लेती है। दोस्तों, कहीं न कहीं जो उसका स्पर्श था, स्पर्श पा कर के दोनों मचल जाते हैं और मचलने के बाद वो दोनों बहुत मज़ेदार बातें करने लगते हैं। बातों का सिलसिला बढ़ते-बढ़ते इतनी हद तक बढ़ जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और एक दिन उसकी पत्नी घर पर कोई नहीं था, तो आशीष को बुला लेती है और काम के बहाने उसके साथ गंदी हरकतें करने लगती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, इत्तेफ़ाकन उसकी बेटी कहीं बाहर गई थी और आ जाती है। उसको अपनी माँ के साथ गलत काम करते देखते हुए पकड़ लेती है। वो उसका विरोध करती, तब तक उसकी माँ अपनी बेटी के पास जाती है और कहती है कि शांत रहो, बोलना नहीं एक भी शब्द। अगर चाहो तो तुम भी कुछ एन्जॉय कर सकती हो। लड़का बहुत परफेक्ट है, मज़ा भरपूर देता है। दोस्तों, ये सुनकर के जो बेटी थी, जो कुछ आगे करती है, सुन कर के आप हैरान हो जाएँगे। एक माँ अपनी बेटी को कैसे इस तरीके से कह सकती है और इसका जो अंत होता है सुन कर के आप दंग रह जाएँगे। वाक़ई समाज को सीख देने वाली कहानी है। आइए जानने का पूरी प्रयास करते हैं इस घटना में। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था, उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा-सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, यह घटना दिल्ली के भजनपुरा की है। यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम लक्ष्मण था, उम्र लगभग 50 के आस-पास रही होगी। दोस्तों, लक्ष्मण का एक अपना निजी मोबाइल का शोरूम था और नीचे शोरूम था, ऊपर उसका मकान था, उसी पर सारे लोग रहते थे। लक्ष्मण की एक बेटी ही थी, बेटा कोई नहीं था। लक्ष्मण का जो कारोबार था बहुत बड़ा था, काफ़ी लड़के इसके यहाँ काम करते थे। एक लड़का था जो बहुत ही लक्ष्मण का विश्वसनीय था, नाम था आशीष, उम्र 23-24 के आसपास थी, मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। दोस्तों, बहुत ही ईमानदार था और अपने काम में इतनी मेहनत और शिद्दत से काम करता था कि वो लक्ष्मण का और उसके पूरे घर परिवार का बिल्कुल चहेता बना था। लक्ष्मण का जो भी काम पड़ता था, लक्ष्मण आशीष को ही कहता था कि आशीष ये काम कर लो, वो कर लो, क्योंकि वो किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करता था। जब जब कभी लक्ष्मण को बाहर जाना होता तो दुकान पर आशीष को बिठा करके जाता, पूरे गल्ले की ज़िम्मेदारी उसको दे करके जाता था, क्योंकि आशीष आने के बाद पूरा हिसाब-किताब एक्यूरेट देता था। दोस्तों, एक दिन लक्ष्मण की पत्नी जिनका नाम हीरा देवी था, उम्र लगभग 44-45 के आसपास थी, उनको मार्केट में कोई सामान लेना था। हीरा देवी लक्ष्मण से कहती है कि मुझे मार्केट जाना है, तो लक्ष्मण कहता है कि घबराओ नहीं, मैं आशीष को बोल दे रहा हूँ, मोटरसाइकिल से तुम्हें ले जाएगा। वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं। दोस्तों, लक्ष्मण आशीष से कहता है कि तुम मैडम को लेकर के मार्केट चले जाओ, जो भी सामान खरीदना चाहते हैं, खरीदवा करके साथ में लेकर के आना। वो कहता है कि ठीक है। दोस्तों, उसकी पत्नी नीचे आती है, आशीष लक्ष्मण की बाइक लेता है और लेकर के उसकी पत्नी को बिठा कर के मार्केट की तरफ चल देता है। दोस्तों, उसकी पत्नी दोनों तरफ पैर करके बैठी होती है। अचानक रास्ते में गड्ढा आता है और ज़ोर का झटका लगता है। झटका इतना तेज़ था कि जो हीरा देवी थी, आशीष के पूरा चिपक जाती है। उसके शरीर के अंग उसके शरीर में छूने लगते हैं। कहीं न कहीं उसका स्पर्श जो आशीष के बदन में होता है, अंदर से उसके अंदर कुछ चीज़ें बढ़ा देती है, उसकी उत्तेजनाएँ। दोस्तों, जैसे-जैसे हीरा देवी का शरीर उसके शरीर में छूता, उसे बहुत अच्छा लगता। वो जानबूझ कर के धक्के मारने लगता है। हीरा देवी को समझने में टाइम नहीं लगता, वो समझ जाती है। आशीष से कहती है कि आज बाइक पर बिठा पाए हो, तुम मेरे साथ एन्जॉय कर रहे हो क्या? वो कहता है कि नहीं मैडम। तो कहती है कि देखो, तुम्हारी उम्र के बराबर मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरीके से सब कुछ जानती हूँ। तुम आज मेरे साथ कुछ हरकतें कर रहे हो, मुझे लाइन मार रहे हो, शाम को चलो मैं तुम्हारे सेठ से बताती हूँ। इतना सुन कर के दोस्तों आशीष डर जाता है, कहता है कि नहीं मैडम, बताना नहीं, मैं परेशान हो जाऊँगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। वो कहती है कि ठीक है, बताऊँगी नहीं, लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है कि मैडम क्या शर्त है? वो कहती है कि आज के बाद जो मैं कहूँगी सिर्फ़ तुम वही करोगे और जो मैं चाहूँगी वही तुमको करना पड़ेगा। आशीष कहता है कि मैडम ठीक है, बस को आशीष कहता है कि मैडम कोई गलत काम मत करवाना, नहीं तो मैं सेठ जी की नज़र में बुरा हो जाऊँगा, क्योंकि मैं घर परिवार का इकलौता आदमी हूँ, जिससे मेरा घर परिवार चलता है, कमाने वाला कोई नहीं। वो
वो कहती कि तू पैसे की चिंता क्यों कर रहा है, बस मैं जैसा कहूँगी वैसा करते रहना। और रही बात सेठ जी की, उनको पता नहीं चलेगा, वो मेरी जिम्मेदारी। आशीष कहता है कि ठीक। दोस्तों, जब दोनों में बातें हो जाती है तो हीरा देवी उसको उसके कमर में हाथ डाल करके जोर से पकड़ लेती है और उसको अपनी ओर खींच लेती है। आशीष को समझने में देर नहीं लगती है कि मैडम चाहती क्या है। वो समझ जाता है कि मैडम कहीं न कहीं कुछ और चाहती है। दोस्तों, दोनों में बातें बढ़ने लगती है, हँसी मज़ाक का सिलसिला चालू हो जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। दोनों दुकान पर जाते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं। खरीदने के बाद दोस्तों, आशीष उसको लेकर के वापस आता है दुकान पर। सामान काफ़ी था, तो उसकी पत्नी जो थी लक्ष्मण की, वो आशीष से कहती है कि चलो सामान ऊपर चढ़वा दो। आशीष कहता है चलो ठीक है। आशीष सामान का झोला उठाता है, उठा करके ऊपर चला जाता है। हीरा देवी भी साथ में चल देती है। दोस्तों, दोनों आए रहते हैं। हीरा देवी आशीष से कहती है कि तुम बैठो, थोड़ा तुम्हारे लिए पानी लेकर के आती हूँ। क्योंकि लक्ष्मण को आशीष के ऊपर कभी शंका थी नहीं। आशीष लगभग पिछले 4 साल से उसके यहाँ काम कर रहा था। लेकिन हीरा देवी के मन में क्या चल रहा था, जो आशीष के इतने करीब आ गई। उसके बाद दोस्तों, और कहता है कि बहुत गर्मी थी, थोड़ा शरीर को राहत मिली। तो हीरा देवी कहती है कि तुम्हें तो राहत मिल गई, लेकिन मुझे नहीं मिल रही। मुझे तो लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अजीब घटना होने वाली है। ये सुनकर के आशीष दंग रह जाता है। कहते हैं कौन सी घटना होने वाली? वो कहती है कि वक्त आएगा तो बताऊंगी। हीरा देवी अब मौके की तलाश करने लगती है कि उससे कम मौका मिले और आशीष को छत पर बुलाए और उसके साथ जो मन की बातें करे, उसकी जो ज़रूरतें हो रही हैं वो पूरी हो। दोस्तों, लगभग देखते-देखते 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है, लेकिन समय नहीं मिलता। एक दिन अचानक जो लक्ष्मण था, उसको किसी काम से बाहर जाना था। वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में देर लगेगी। थोड़ा आशीष दुकान पर है ही है, तो तुम भी दुकान पर देख लेना। उसकी जो बेटी थी जिसका नाम माया था, वो भी एक जगह काम करती थी, लेकिन उस दिन संडे था, तो काम थोड़ी देर का था। अपनी माँ से कहती है कि मैं जा रही हूँ, हो सकता है कि शाम भी हो जाए, हो सकता है कि मैं जल्दी भी आ जाऊँ। तो कहती है चलो ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा। उस दिन दोस्तों पूरा घर पर मौका था। लक्ष्मण चला जाता है, उसकी बेटी माया चली जाती है, घर पर बचता है आशीष और 3-4 लड़के और काम करने वाले। आशीष के हाथ में पूरा मैनेजमेंट था, क्योंकि आशीष जितने लड़के काम करने वाले थे, सबका सीनियर था। हीरा देवी भी एक बार नीचे आती है और आशीष से कहती है कि ये लड़के काम कर रहे हैं, तुम गल्ला में लाक वगैरह लगा लो और ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा काम है। उसको मौका मिल गया था आज। आशीष समझ जाता है कि आज बात कुछ और है। वो चला जाता है ऊपर। हीरा देवी भी जाती है। उसके बाद दोस्तों, हीरा देवी उसको पानी लाती है। वो पानी पीता है और उसके बगल में बैठ जाती है, बातें करने लगती है। तो कहती है कि आज वक्त है वो कुछ बताने का जो तुम उस दिन पूछ रहे थे। आशीष कहता है कि क्या बात है बताओ। हीरा देवी कहती है कि तुम बड़े स्मार्ट हो, बहुत अच्छे लगते हो। बेशक उम्र में तुम मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है। तो आशीष उसका उत्तर देता है, कहता है आप भी बड़ी सुंदर हैं और आपकी उम्र लगती नहीं कि इतना है, और आपकी एक बेटी भी है इस उम्र की। दोनों में दोस्तों बातों का सिलसिला हो बढ़ जाता है। देखते-देखते जो हीरा देवी थी, उसके जंघे पर हाथ रख देती है। जैसे ही हीरा देवी का स्पर्श होता है, तो पूरी तरीके से जोश में आ जाता है। हीरा देवी भी पूरा मूड बना चुकी थी कि आज इसके साथ वो सब कुछ करना है। दोस्तों, देखते-देखते दोनों एक-दूसरे के आगोश में खो जाते हैं और शुरू होने वाला था एक गंदा खेल। हीरा देवी इसको अपने बेडरूम में ले जाती है औ और आज वो ज़िंदगी जीना चाहती थी, शायद जिसकी उसे तलाश थी, और वक़्त आ गया था वो पूरा होने का। दोस्तों, हीरा देवी देखते-देखते जैसे ही अपने बदन से साड़ी का पल्लू हटाती है, जब आशीष उसे देखता है तो वो मानो बेहोश-सा हो जाता है, क्योंकि अभी तक उससे सिर्फ़ स्पर्श हुआ था, आज वो अपनी नज़रों से वो सब कुछ देखने वाला था। दोस्तों, उसकी आँखें टिमटिमाने लगती हैं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का ये सुनहरा अवसर पहली बार था। उसने कभी ऐसा किसी को देखा नहीं था, ना ही उसने अपने जीवन काल में कभी उम्मीद की थी कि उसके साथ ऐसी कुछ कहानियाँ बनेगी। उसके बाद दोस्तों, वो एक-एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है। उसके बदन पर मात्र कुछ कपड़े रह जाते हैं। इन कपड़ों में देख कर के जो आशीष था, उसकी जो उत्तेजनाएँ थी, अपने चरम सीमा पर थी। आशीष अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसके गले में लिपट जाता है। लिपटने के बाद शुरू हो जाता है। दोस्तों, कितना वक़्त लग जाता है दोनों को पता नहीं चलता। दोनों एक-दूसरे के साथ वो पल को अच्छी तरीके से जी रहे होते हैं। हीरा और आशीष दोनों बिस्तर पर थे और दोनों एक-दूसरे के साथ जोरदार तरीके से संबंध बना रहे थे। वो 45 की ज़रूर थी, लेकिन उसकी जो इच्छाएँ थी मानो 20-25 के आस-पास थी। वो उस अनुभव का, उस सुख का भरपूर आनंद ले रही थी और वो सुख दे रहा होता है आशीष, अभी जवान लड़का। दोस्तों, ये गंदा खेल चल रहा होता है, दोनों को समय का पता नहीं चलता, काफ़ी वक़्त हो जाता है। इस बीच जो माया थी, वो आ जाती है। पहले तो शॉप पर आती है, तो देखती है कि आशीष वहाँ पर है नहीं। सीढ़ी पकड़ती है, सीधा ऊपर आ जाती है। दरवाज़ा खुला था। ऊपर आने के बाद दोस्तों वो इधर-उधर देखती है, कोई नहीं दिखता।
वो अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने का प्रयास करती है। देखती है कि उसकी माँ आशीष के साथ हमबिस्तर है। ये देख कर के बड़ी ज़ोर से चिल्लाती है, "ये क्या हो रहा है?" इतना सुनते ही दोनों हड़बड़ा जाते हैं, उठते हैं, किसी तरीके से अपना कपड़ा वगैरह ठीक करते हैं। ये सुन कर के दोस्तों हीरा देवी बिल्कुल दहशत में आ जाती है कि अब बेटी देख ली, अब क्या होगा? उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या करे? क्या जवाब दे? माया पूरी तरीके से गुस्से में लाल थी। वो अपनी माँ से कहती है कि तुम एक नौकर के साथ ऐसा सब कुछ कर रही हो जो तुम्हारे यहाँ नौकरी करता हो। और आशीष से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे माँ के साथ ये सब कुछ करने की। आशीष उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। वो कहता है कि जो कुछ हुआ है बस एक इत्तेफाक था। हमने कभी इस चीज़ की ना तो उम्मीद की थी, ना हमने कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा। बस कैसे क्या हो गया मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो समझ जाती है कहीं न कहीं मेरी माँ ने इन सब चीज़ों के जो है इसे बढ़ावा दिया होगा, नहीं तो इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। वो अपनी माँ के ऊपर हावी हो जाती है। उस अपनी माँ को डाँटने लगती है। तभी हीरा देवी उसको कहती है कि बेटी हो, बेटी की तरह रहो। आओ मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छी बताती हूँ। वो कहती है कि अब कौन-सी बात बताओगी? वो कहती है कि देखो, जो आशीष है अभी नया लड़का है और जो कुछ करता है बहुत अच्छे से करता है। मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम भी ट्राई करके देख लो। इतना सुनते ही दोस्तों माया गुस्से में लाल हो जाती है कि तुम अपना मुँह तो काला कर ही रही हो और साथ में साथ इस गंदगी में मुझे भी धकेल रही हो। तुम कैसी माँ हो? आने दो पापा को, मैं सारी बात सच-सच बता दूँगी। दोस्तों वो अपनी बेटी से कहती है कि बिल्कुल ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना सुनते ही माया थोड़ा-सा ठिठक जाती है, कहती है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी? मतलब मैं समझी नहीं। तो हीरा देवी उसको बगल में बिठाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा मेरी दूसरी संतान क्यों नहीं हुई? वो कहती है कि नहीं। वो कहती है कि दरअसल तुम्हारे पिताजी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, ना ही इन सब चीज़ों में बहुत सफल हैं। किसी तरीके से तुम पेट में आ गए, उसके बाद मुझे दूसरी संतान हुई नहीं, नहीं तो मुझे एक बेटी भी हो सकती थी, एक बेटा भी हो सकता था। जो शारीरिक सुख है वो दे नहीं पाते हैं। वो उसको पूरी तरीके से दोस्तों मोटिवेट करती है और मोटिवेट कर ले जाती है। दोस्तों वो अपनी बेटी को आशीष के साथ ये सब कुछ करने के लिए एग्री कर ले जाती है। उसकी बेटी माया भी तैयार हो जाती है, लेकिन जो आशीष था, वो उस नेचर का नहीं था। जब हीरा देवी कहती है कि आशीष तुम चाहो तो इसको भी संतुष्ट कर सकते हो। आशीष हीरा देवी के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं आपके साथ जो कुछ किया, उस मेरी एक गलती थी, लेकिन मैं गलती दोहराना नहीं चाहता। वो एक इत्तेफ़ाक था जो अब हमारे और आपके बीच में ऐसा सब कुछ हो गया। मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इतना सुन के जो माया थी, उस समय तो उसकी भावनाओं में पूरी तरीके से बह चुकी थी। लेकिन आशीष की बात सुन कर के उसका दिमाग खुल जाता है। वो समझ जाती है कि आशीष कहीं न कहीं बहुत अच्छा लड़का है और ये समझदार है। माया का वो पूरी तरीके से दिल जीत लेता है। यहीं से माया और आशीष के बीच बातें होने लगती हैं। हीरा देवी के रास्ते खुल जाते हैं। माया कहती है कि चलो ठीक है, जो कुछ चल रहा है बस घर के अंदर, बाहर तक नहीं जाना चाहिए। दोस्तों हीरा देवी का और आशीष का ये प्रेम प्रसंग चलता रहता है, बहुत दिन तक चलता है। माया का और इस बीच आशीष की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। एक दिन हीरा देवी माया से कहती है कि बेटी, मैं चाहती हूँ कि आशीष से ब्याह कर लो। कहीं न कहीं माया आशीष से प्रभावित थी, वो कुछ कहती नहीं, मुस्कुरा करके हट जाती है। हीरा देवी को समझने में देर नहीं लगती। एक दिन आशीष और हीरा देवी दोनों साथ में थे। आशीष से पूछती है कि तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगती है? तो आशीष कहता है कि बेटी तो आपकी बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, सर्वगुण है। तो हीरा देवी कहती है तुम उसके साथ ब्याह कर लो। आशीष वो हाथ खड़ा कर देता है, कहते हैं देखो, आप चाहती हो कि मैं बेटी से ब्याह करूँ, बेटी के साथ भी और आपके साथ भी, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। हीरा देवी थोड़ी देर के लिए गुस्सा होती है, वो कहती है कि मैंने तो का मन लेने के लिए बोला, तो माया को जो चेहरा था मुस्कुराहट से भर गया, तो मुझे एहसास हुआ कहीं न कहीं वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखती है। यदि उसने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूँगी कि वो मना कर दिया। वो कहता है कि मैं माया से बात कर लूँगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। बाकी अगर आपके मन में ऐसा कुछ हो, तो वो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। दोस्तों दोनों का काम खत्म होता है। उसके बाद जो आशीष था, आशीष माया से बात करता है और कहता है कि देखो माया, तुम सारी चीज़ें जानती हो कि तुम्हारी माँ के साथ मेरे गलत संबंध हैं और मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। इस वजह से मैं तुम्हारे साथ शादी-ब्याह वाला तो रिश्ता बिल्कुल नहीं निभा सकता और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई प्रेम प्रसंग का रिश्ता चलाना चाहता हूँ। जो संबंध जैसा है, मैं उससे भी निकलना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं नौकरी छोड़ कर के चला जाऊँ, तभी मैं इनसे छुटकारा पा सकता हूँ, नहीं तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। माया ये बात आशीष की सुन कर के थोड़ी देर उदास हो जाती है। आशीष कहता है कि बुरा नहीं मानना, इसको बहुत आराम से सोचना। दोस्तों कहीं न कहीं जो आशीष था उसको लगने लगा कि मैं किसी जाल में फँस रहा हूँ और इसका जो परिणाम होगा, बहुत बुरा होगा। एक दिन आशीष लक्ष्मण से कहता कि मुझे घर जाना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है,
लक्ष्मण कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। लक्ष्मण उसका पूरा हिसाब कर देता है। आशीष किसी से नहीं बताता कि मैं घर जाने वाला हूँ। हिसाब पाते ही तुरंत वहाँ से निकल लेता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। लक्ष्मण ऊपर जाता है तो उसकी पत्नी हीरा देवी लक्ष्मण से कहती है कि आशीष को ऊपर भेज दो, कुछ काम है। तो बताता है कि आशीष तो घर चला गया, उसके यहाँ कोई दिक्कत है, अटेंडम में चला गया। इतना सुनते ही जो हीरा देवी थी वो निराश हो जाती है। अब अपने पति के सामने तो उसको फ़ोन कर नहीं सकती है। जैसे ही लक्ष्मण ऊपर से नीचे आता है, हीरा देवी आशीष को फ़ोन करती है। आशीष फ़ोन उठाता है। हीरा देवी उसे डाँटने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे बिना मिले चले गए। तो आशीष कहता है कि देखो, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, बहुत इमरजेंसी है, घर पहुँच के मैं बात करता हूँ। हीरा देवी पूरी तरीके से नाराज़ थी। उसका नाराज़गी जो थी बिल्कुल वाजिब थी, क्योंकि उससे बिना मिले चला गया था। हीरा देवी कहीं न कहीं उससे मोहब्बत करने लगी थी। हीरा देवी की वो ज़रूरतें पूरी करता था। लेकिन जो आशीष था काफ़ी बुद्धिमान था, उसे लगा कि मैं फँस रहा हूँ माँ-बेटी के चक्कर में, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ उल्टा-सीधा हो जाए। वो अपनी जान बचा कर के दोस्तों निकल जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो भाग जाते हैं। एक कहावत कही, कहीं भागे वीर तो कहीं मारे वीर, तो उसने भागना ही उचित समझा और अपनी जान बचा कर के निकल जाता है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसे प्रेम प्रसंग में घटनाएँ हो जाती हैं जिसमें जान तक चली जाती है। शायद कि आशीष बुद्धिमानी से काम नहीं लेता तो उसके साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों के चक्कर में फँस जाते हैं और दोनों के मज़े ले लेते हैं। लेकिन जब मज़े लेने लगते हैं तो उसका जो अंत में परिणाम होता है, बहुत दुखदाई होता है। तो जो आशीष था वो बुद्धिमान था और निकल लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको सावधान करना, सचेत करना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। कल मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा-सा नाम लेना चाहेंगे। संतोष कुमार, मनोज कुमार छत्तीसगढ़ से, श्याम मलिन चौधरी, राजेश कुमार एडवोकेट बिलासपुर से, कारूलाल उड़ीसा से, धीरेश सिंह, डॉक्टर प्रीतम सिंह वाल यूके से, महिमा कश्यप, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, संजय यादव बिहार से, रामदत्त नूर महल पंजाब से, विट्ठल भाई वडोदरा से, ब्रजेंद्र कुमार अजमेर से, अरविंद कुमार यूपी प्रतापगढ़ से, प्रवीण चौधरी, मोहनलाल, प्रमोद कुमार यादव और सुखविंदर सिंह। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।